नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल रिपोर्ट में। हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। फाइनल रिपोर्ट में हम दिखाते हैं आपको वो बड़ी खबरें जिस पर दिन भर चर्चा का दौर चलता रहा। दिन भर वो खबरें सुर्खियों में रहीं, दिन भर वो खबरें हेडलाइंस में चलती रहीं और अब उसकी फाइनल रिपोर्ट क्या बनी है, चलिए जानते हैं। खबर सबसे पहले दिल्ली से है। दिल्ली एक बार फिर से सुलगी। पुरानी दिल्ली का तुर्कमान गेट इलाका, जहां सिर्फ बुलडोजर नहीं चल रहा बल्कि कानून और अराजकता आमने सामने खड़े दिखाई दिए। प्रशासन की कार्रवाई और उसके जवाब में पत्थरों की बारिश, पुलिस, उपद्रवी और बुलडोजर, हर फ्रेम में तनाव, हर पल में टकराव। देश की राजधानी के बीचों बीच हुई इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। दिल्ली में बुलडोजर एक्शन, आधी रात टेंशन। मस्जिद के पास अवैध कब्जा, बुलडोजर कब्जा। उपद्रवियों ने की पत्थरबाजी, पुलिस ने लाठी भांजी। ये तस्वीरें मंगलवार देर रात की है। दिल्ली का तुर्कमान गेट, अंधेरी गलियां, सायरनों की आवाज और भारी पुलिस बल की मौजूदगी। माहौल पहले से ही तनावपूर्ण था। प्रशासन ने पूरी तैयारी के साथ कार्रवाई शुरू की। मस्जिद के पास बने अवैध निर्माण को गिराने के लिए रात में ही बुलडोजर उतारा गया। पुलिस की कड़ी सुरक्षा में जो बुलडोजर आगे बढ़ा तो साफ संदेश था, कानून अपना काम करेगा, चाहे वक्त कोई भी हो। प्रशासन का दावा, ये हिस्सा पूरी तरह अवैध। बुलडोजर चला और अवैध ढांचा गिरा दिया गया। लेकिन बुलडोजर एक्शन कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ। देखते ही देखते उपद्रवियों की भीड़ इकट्ठा हो गई। गुस्सा बढ़ा और गुस्से ने हिंसा का रूप ले लिया। उपद्रवियों ने सीधे पुलिस टीम को निशाना बनाया। पुलिस पर पत्थर बरसने लगे। अफरा तफरी का माहौल बन गया। दिल्ली के तुर्कमान गेट पर बुलडोजर एक्शन के बाद पथराव के बाद आंसू गैस के गोले दागने पड़े। इस वक्त मैं मौजूद हूँ उसी तुर्कमान गेट पर। मैं अपने सहयोगी के माध्यम से दिखाऊंगा कि आप देख सकते हैं कि ये जो है यहाँ पर आप देखिए कि पुरानी जो फैज़ इलाही मस्जिद है उससे सटे ठीक उसके बाद मैं दिखाना चाहूँगा, अपने सहयोगी से कहूँगा दिखाने का प्रयास करें। ये जो आप देख सकते हैं जो हिस्सा है जो तोड़ा गया है ये अवैध था, इस पे अवैध अतिक्रमण था। ये कहीं ना कहीं एमसीडी की कार्रवाई के तहत दिल्ली पुलिस की टीम यहाँ पर मौके पर पहुंची थी, जो कि हाई कोर्ट का आदेश था। ये आप देखिए पूरा, मैं अपने सहयोगी से कहूँगा पूरा दिखाने का प्रयास करेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ किस तरह से अवैध अतिक्रमण था, जिसको कहीं ना कहीं कार्रवाई करते हुए, सख्त एक्शन के तहत बुलडोजर कार्रवाई करते हुए ये तोड़फोड़ किया गया। लेकिन जब ये कार्रवाई की जा रही थी तो उस दौरान तुर्कमान गेट के इलाके में अगर देखा जाए तो रात करीब 1 बजे एमसीडी का बुलडोजर चला। इस पर ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की गई थी, कई रास्ते को बंद किया गया था। लेकिन उसके बाद भी जब कार्रवाई शुरू होती है तो जो कि उससे पहले मस्जिद के लोगों से और अमन कमेटी के लोगों से दिल्ली पुलिस की टीम, एमसीडी की टीम यहाँ पर बातचीत कर ली थी। उसके बाद भी कुछ उपद्रवी तत्व के लोग वहाँ पर शरारत करते हुए कहीं न कहीं पुलिस पर पत्थरबाजी कर देते हैं। इस पथराव में 4 से 5 पुलिस अधिकारी मामूली रूप से घायल हो गए। कानून के रक्षकों पर सीधा हमला किया गया। हालात बिगड़ते देख पुलिस को सख्ती करनी पड़ी। पत्थरबाजों पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए। इलाकों में धुआं फैल गया और अफरा तफरी मच गई। आंसू गैस के बाद उपद्रवी पीछे हटे। पुलिस ने स्थिति पर नियंत्रण हासिल किया। करीब 100-150 के करीब उपद्रवी थे यहाँ पे, जिन्होंने पुलिस पे पथराव किया और उनमें से 5 को काबू कर लिया गया और बाकियों की भी हमारे पास इमेजेस हैं, उन पे भी कार्रवाई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 10 लोगों को हिरासत में ले लिया। सीसीटीवी फुटेज और वीडियो के आधार पर अन्य आरोपियों की पहचान की जा रही है। तुर्कमान गेट इलाके में अब भी भारी पुलिस बल तैनात है। हर गली, हर रास्ते पर नजर बनाए हुए। प्रशासन का साफ संदेश है, हिस्सा करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा।
सुना जॉइंट सीपी मधुर वर्मा जो कि साफ तौर पर बताएं कि अभी यहाँ पर धारा 144 के अंतर्गत यहाँ पुलिस प्रशासन की तैनाती की गई है। मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। मलबा हटने के बाद यहाँ जिस तरह का माहौल होगा उसके आधार पर उस तरह का आगे की कार्रवाई की जाएगी। कैमरा पर्सन रविंदर के साथ मैं पंकज राय, इंडिया डेली, दिल्ली। पहाड़ों पर सर्दी अपने पूरे शबाब पर है। कहीं बर्फ की मोटी चादर, कहीं आसमान से गिरते हुए रुई जैसे फाहे, तो कहीं सफेद चादर में लिपटी वादियां। जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल, उत्तराखंड तक कुदरत का शानदार नजारा दिख रहा है। ये तस्वीरें हैं जम्मू कश्मीर के पुंछ की, जहां भारी बर्फबारी के बाद मुगल रोड पूरी तरह से सफेद चादर में ढक चुकी है। सड़कें गायब हैं और सामने है सिर्फ बर्फ ही बर्फ। हालांकि चुनौती बड़ी है, लेकिन प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैदी से जुटा हुआ है। बर्फ हटाने का अभियान लगातार जारी है ताकि लोगों की आवाजाही फिर से बहाल की जा सके। इधर जम्मू कश्मीर के कुलगाम के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी के बाद रास्तों पर बर्फ की मोटी परत जम गई। पेड़, छत, सड़कें सब कुछ बर्फ में समाये हुए हैं। हालांकि बर्फ ने रफ्तार जरूर थाम ली, लेकिन पहाड़ों में रहने वाले लोग इस सर्दी के आदी हैं। रास्ता साफ किया जा रहा है और जिंदगी फिर पटरी पर लाने की कोशिश है। और ये नज़ारे हैं जम्मू कश्मीर के भद्रवा घाटी के ऊंचे पहाड़, देवदार के पेड़ और उन पर जमी बर्फ, मानो कुदरत ने कोई पोस्टकार्ड बना दिया हो। बर्फबारी के बाद पूरी घाटी सफेद रंग में रंग चुकी है। ठंड जरूर बढ़ी, लेकिन खूबसूरती भी कई गुना बढ़ गई। अब रुख करते हैं हिमाचल प्रदेश का लाहौल स्पीति घाटी, जहां बर्फबारी ने सैलानियों के चेहरे पर मुस्कान ला दी। चारों तरफ बर्फ की चादर, ठंडी हवाएं और रोमांच से भरे पल। पर्यटक जमकर बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। और ये शानदार तस्वीरें अटल टनल की हैं, जहां पर जमकर बर्फबारी हुई। टनल के बाहर हर तरफ सिर्फ सफेदी। हालांकि प्रशासन अलर्ट पर है ताकि यातायात प्रभावित न हो, लेकिन मौसम का ये रूप लोगों को खूब भा रहा है। अब देवभूमि उत्तराखंड का हाल भी जान लीजिए, जहां केदारनाथ धाम में इस सर्दी की दूसरी बर्फबारी हुई। बर्फ की सफेद चादर में लिपटा केदारनाथ धाम अपने आप में अलौकिक तस्वीर पेश करता है। आस्था और प्रकृति का अद्भुत संगम यहाँ पर नजर आ रहा है। चारों ओर शांति, बर्फ के गिरने की हल्की आवाज और हिमालय की गोद में बसा ये पवित्र धाम कश्मीर से हिमाचल और उत्तराखंड तक पहाड़ों पर सर्दी पूरे शबाब पर है। कहीं ये बर्फ चुनौती है तो कहीं सैलानियों के लिए यादगार तोहफा। मनाली में भी बर्फबारी देखने की मिल रही है। तो हम लगभग सुबह 6:30 बजे यहाँ पर आए थे, तो उस समय बहुत हल्की हल्की बर्फबारी हो रही थी। तो अटल टनल जाने वाला जो रोड है वहाँ पर रोक दिया गया था। उसके बाद यहाँ पर स्नोफॉल तेज हुई और आप देख सकते हो कि कितना अच्छा नज़ारा है। यहाँ हम लोग हनीमून मनाने के लिए आए हैं और आज 6 जनवरी को हम लोग सोलंग वैली आए हैं और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। यहाँ पे स्नोफॉल देखने को मिला। अर्ली मॉर्निंग आते तो और अच्छा मिलता, बट स्टिल बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। और आगे फर्स्ट टाइम हमने मॉर्निंग में सुबह 7 बजे हमने स्नो देखी है। लाइफ को बहुत एंजॉय किया है, फर्स्ट टाइम देखी है, आके बहुत मन बहुत खुश है। देखिए पहाड़ों से आई सर्दी और सफेदी की कहानी। अगर आप भी बर्फबारी का मजा लेना चाहते हैं तो पहाड़ आपका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन याद रखिए मौसम खूबसूरत है तो सावधानी भी उतनी ही जरूरी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। जम्मू के माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज की एमबीबीएस की मान्यता आखिरकार रद्द कर दी गई। कॉलेज में पढ़ रहे छात्रों को दूसरे कॉलेज में शिफ्ट करने का आदेश दे दिया गया है। एनएमसी के मानकों में उल्लंघन पाए जाने के बाद यह फैसला लिया गया है। वहीं पहले भी हिंदू छात्रों के एडमिशन को लेकर कॉलेज पर गंभीर आरोप लगे थे। जम्मू के माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज पर बड़ा एक्शन हुआ है। नेशनल मेडिकल कमीशन ने कॉलेज के एमबीबीएस की मान्यता रद्द कर दी है। कमीशन के मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड ने ये कार्रवाई की है। कॉलेज को पिछले साल ही एमबीबीएस कोर्स चलाने की मान्यता मिली थी।
कमीशन ने 6 जनवरी को एनएमसी के मानकों में उल्लंघन पाए जाने पर यह फैसला लिया। मौजूदा एमबीबीएस के छात्रों को दूसरे कॉलेज में शिफ्ट करने का आदेश दिया गया है। इस कार्रवाई पर संघर्ष समिति समेत कई लोगों ने खुशी जताई है। आपके माध्यम से मेरा एलजी साहब को एक ही निवेदन है कि वो श्राइन बोर्ड को ऐसे निर्देश दें कि श्राइन बोर्ड हमारी जो संस्कार हैं, जो संस्कृति है और जो धार्मिक जागरण के विषय हैं, उसको श्राइन बोर्ड एक्टिव तरीके से करे और इसमें हमारी जो संघर्ष समिति है उनका पूरा सहयोग भी करेगी और इसको पूरा मॉनिटर भी करेगी। क्योंकि अगर हम यहाँ पर आए हैं, हमारे ऊपर भी एक हमारे हिंदू धर्म को मानने वाले, सनातन धर्म के मानने वाले लोगों ने एक जिम्मेवारी दी है, तो उस हम जिम्मेवारी से कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। हम उन चीज़ों का पूरा ध्यान रखेंगे। कुछ महीने पहले कॉलेज पर आरोप लगा था कि 2025-26 के पहले बैच में इसने 42 मुस्लिम, 7 हिंदू और एक सिख छात्र का नाम सीट अलॉटमेंट लिस्ट में रखा। इसके बाद कई हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया था। उन्होंने कहा था कि सीट बंटवारे में भेदभाव किया गया है। हिंदू संगठनों ने मांग की थी कि यह कॉलेज माता वैष्णो देवी के भक्तों के चढ़ावे से चलता है, इसलिए हिंदू छात्रों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं श्री माता वैष्णो संघर्ष समिति के कन्वीनर श्री कर्नल सुखवीर सिंह मनकोटिया। सर, इनसे जानेंगे सर, आखिरकार आपके जो संघर्ष था वो रंग लाया और कहीं ना कहीं ये एक जीत है एक समिति की, किस तरह से देखते हैं इसको आप? जी बिल्कुल, ये सिर्फ समिति की जीत नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान समाज की जीत है जो हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं और विश्व के दूसरे हिस्सों में भी रहते हैं। ये हम सबकी, आप सबकी जीत है। सर, लेकिन जो बच्चे, अब बात करेंगे बच्चों की, जो बच्चे 50 बच्चे उसमें सेलेक्ट हुए थे, अब उनके लिए कॉलेज बंद हो चुका है, तो क्या उनके लिए भी आप कुछ बात करेंगे कि उनको भी कोई अच्छे कॉलेज मिल जाए? जी बिल्कुल, हमें जब जब मौका मिला है तो हमने बिल्कुल पक्का साफ शब्दों में ये कहा कि उन बच्चों को भी कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाना चाहिए दूसरे मेडिकल कॉलेज में। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये उन बच्चों तक भी संदेश देना चाहता हूँ कि आप लोग बहुत खुशकिस्मत हो कि ऐसे कॉलेज के अंदर नहीं रह रहे हो जहाँ पर कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। यहाँ पर अगर वो डॉक्टर की डिग्री लेकर के चल जाते तो शायद वो अच्छे डॉक्टर न बन पाते, लेकिन उनकी किस्मत अच्छी थी, वो ऐसे कॉलेजेस में जाएंगे जहाँ पर हर प्रकार की सुविधा होगी और सिर्फ वो भारत देश के ही नहीं, पूरे विश्व के रिनोन्ड डॉक्टर्स भी बन सकते हैं। का कहना है कि ये जो है, अब ये उनका जो इतनी देर से जो लगातार जो संघर्ष करते हैं वो रंग लाया है। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा है कि जो बच्चे हैं जिनकी एडमिशन्स में हुई थी, जो अब ये जो केंद्र जो है वो एक तरह से खारिज कर दिया गया है, उसके बाद उनको कहीं एडमिशन और दी जाए, इसके लिए भी इनका संघर्ष जारी रहेगा। कैमरामैन सुनील के साथ विकास सबरू, इंडिया डेली के लिए जम्मू से। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर, जहां दूषित पानी ने लोगों की जान ली, उसी संवेदनशील मुद्दे पर सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री के शब्द लोगों के जख्मों पर नमक बनकर गिर पड़े। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय अपने बयानों को लेकर चर्चा में, जिनका बयान अब न सिर्फ बयान है बल्कि पूरे सिस्टम पर सवाल बन चुका है। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर, जहां दूषित पानी ने लोगों की जान ले ली और उसी संवेदनशील मुद्दे पर सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री के शब्द लोगों के जख्मों पर नमक बनकर गिर पड़े। हम बात कर रहे हैं कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की, जिनका बयान अब सिर्फ बयान नहीं, पूरे सिस्टम पर सवाल बन चुका है। लेकिन सवाल सिर्फ एक बयान का नहीं, ये एक लंबी फहरिस्त है बिगड़ते बोलों की और उस खामोशी की जो हर बार पार्टी की तरफ से दिखाई देती है। इंदौर की भगीरथपुरा बस्ती, गंदे पानी की सप्लाई के बाद मौतों का सिलसिला शुरू हुआ। जब मीडिया ने मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से सवाल पूछे तो जवाब में संवेदना नहीं बल्कि गुस्सा और भाषा की मर्यादा नहीं दिखी। लेकिन ये पहला मौका नहीं जब कैलाश विजयवर्गीय अपने बयानों को लेकर विवादों में घिरे हों। 2013 में रेप मामलों पर टिप्पणी, 2022 में नीतीश कुमार पर तंज, 2023 में युवाओं और लड़कियों के कपड़ों पर बयान, 2025 में राहुल गांधी प्रियंका गांधी पर निजी टिप्पणी, महिला क्रिकेटरों से छेड़छाड़ पर बयान और अब 1 जनवरी 2026 को दूषित पानी पर दिया गया बयान। बयान ही नहीं, जूते से पिटाई का वीडियो और सोनम वांगचुक जैसे मामलों पर टिप्पणी
कुल मिलाकर विवादों की पूरी कुंडली है। देखिए, मंत्रिमंडल का विस्तार मोहन यादव सरकार का, भाजपा का अंदरूनी मामला है। खूब करे, हमारी शुभकामनाएं। लेकिन ये दागी मंत्रियों का क्या करेंगे? जो कैलाश विजयवर्गीय पत्रकारों से बार बार बदतमीजी करते हैं, इंसान से, जनता से, जनहित के जुड़े हुए सवाल उनको घंटा लगते हैं, उनको कब बर्खास्त करोगे? प्रतिमा बांगरी जो रोज पत्रकारों का अनादर कर रही, बदतमीजी कर रही हैं, उनको कब बर्खास्त करोगे? कैलाश विजयवर्गीय वो नेता हैं जो अब तक कोई चुनाव नहीं हारे, लेकिन विवादों में उनके बेटे आकाश विजयवर्गीय भी कहीं से कम नहीं। कैलाश ने नगर निगम कर्मचारियों पर क्रिकेट बैट से हमला किया था, जो लोगों को आज भी याद है। तो सवाल उठता है, इतने विवादों के बावजूद पार्टी ने एक्शन क्यों नहीं लिया? कांग्रेस को ये समझने की आवश्यकता है, मध्य प्रदेश की जनता ने उन्हें विपक्ष में बिठाया, भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश की जनता की सेवा करने के लिए बिठाया। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के प्रति मध्य प्रदेश की जनता का जो विश्वास है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के समेत मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य मध्य प्रदेश की जनता के लिए उत्तरदायी और उसी उत्तर भाव के साथ में वो काम भी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं कांग्रेस को अपने विपक्ष में रहने की जो खीज है, वही खीज आज उनके इन बयानों से स्पष्ट हो रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के सारे मंत्री मध्य प्रदेश की जनता के लिए प्रतिबद्धता के साथ में काम कर रहे हैं। वो जनता के बीच में जाके किस प्रकार से विकसित मध्य प्रदेश की संकल्पना को धरातल पे उतारे, इसके लिए प्रतिबद्धता के साथ में काम कर रहे हैं। दरअसल कैलाश विजयवर्गीय का पार्टी में राजनीतिक कद बड़ा है। अमित शाह से नजदीकी, पश्चिम बंगाल जैसे राज्य की जिम्मेदारी और मालवा की राजनीति में मजबूत पकड़। सुमित्रा महाजन के सक्रिय राजनीति से हटाने के बाद इंदौर और मालवा में कैलाश का दबदबा और बढ़ा है। अब सवाल है, क्या पार्टी उनके कद के आगे एक्शन लेने का जोखिम नहीं उठाना चाहती, या फिर संस्कारों वाली पार्टी के संस्कार सिर्फ भाषण तक सीमित हैं? इंडिया डेली के लिए मुक्ता पाठक की रिपोर्ट। दिल्ली में भूजल की गुणवत्ता लगातार बिगड़ रही है। सेंट्रल ग्राउंड वाटर की रिपोर्ट के मुताबिक भूजल में नाइट्रेट का स्तर सुरक्षित सीमा से ज्यादा पाया गया है। कुछ नमूनों में सुरक्षित मानक से 1-2 नहीं 22 गुना ज्यादा है, और ये दिल्ली में चिंताजनक स्थिति है। दिल्ली में बुलडोजर एक्शन, आधी रात टेंशन। मैदान पर जोश, आंखों में जीत का सपना और सिर पर हिजाब, परंपराओं के साथ खेल नई परिभाषा गढ़ रहा है। कश्मीर की बेटियां काशी की धरती पर इन दिनों वॉलीबॉल का मैच नहीं बल्कि जज्बे और आत्मविश्वास की कहानी लिख रही हैं। धर्म और अध्यात्म की नगरी काशी, और उसी काशी में संपूर्ण नंद स्टेडियम के मैदान पर एक अलग ही तस्वीर देखने को मिल रही है। 72वीं नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप में जम्मू कश्मीर की महिला टीम चर्चा के केंद्र में है। वजह, टीम के ये 6 खिलाड़ी जो सिर पर हिजाब और दिल में हौसला लेकर मैदान पर विरोधियों को कड़ी चुनौती दे रही हैं। ये खिलाड़ी साबित कर रही हैं कि पहनावा कभी हुनर के आड़े नहीं आता। हिजाब इनके लिए रोक नहीं बल्कि पहचान और आत्मबल का प्रतीक है। स्टेडियम में मौजूद दर्शक भी इन बेटियों के खेल, अनुशासन और जुनून की जमकर तारीफ कर रहे हैं। हर शॉट, हर डिफेंस के साथ ये खिलाड़ी एक मजबूत संदेश दे रही हैं। अगर इरादे बुलंद हों तो पहचान बोझ नहीं बनती। पहले कम थी, अब जैसे सोशल मीडिया भी आया है और गवर्नमेंट भी प्रयास कर रही है, हर लड़कियों को हर डिस्ट्रिक्ट में खेलो इंडिया सेंटर भी खोल के रखे हैं, तो वहाँ पे प्रैक्टिस करती हैं। फिर लास्ट में जैसे कोई कंपटीशन चैंपियनशिप आती है तो ये सब इकट्ठे होके हम ट्रायल लेते हैं, प्रैक्टिस कैंप लगता है, तो फिर हम चैंपियनशिप के लिए आ जाते हैं। जी, कश्मीर में हमारा इंडोर स्टेडियम है, तो जहाँ हम खेलते हैं ऑलमोस्ट वहाँ तो लड़कों से ज़्यादा लड़कियों की ही अभी जो है वो आ रहे हैं इस गेम में। तो रही बात हिजाब की या बिना हिजाब के, तो ये ऐसा सपोर्ट है ही नहीं कि मतलब इसमें हमें बोलेंगे कि हिजाब के बगैर खेलना है, नहीं। तो ऑलमोस्ट तो ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहा, सब लोग अच्छे हैं, अच्छे अकोमोडेशन। ये हमारा कल्चर है, इस पर रूल भी ब्रेक नहीं हो रहे हैं, कहीं नहीं लिखा है कि हिजाब खेल के नहीं, हिजाब पहन के नहीं खेला जाए, ये हमारा कल्चर है।
हमें यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। लड़कियों को जागरूक करने के लिए कहना चाहूँगी कि हमें अपने घर से निकल के स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए। काशी की इस धरती से कश्मीर की बेटियों ने देश को ये संदेश दिया है कि परंपराएं साथ हों तो सपनों की उड़ान और ऊंची हो जाती हैं। वाराणसी से नित्यानंद मिश्रा की रिपोर्ट, इंडिया डेली के लिए। इंदौर में दूषित पानी का मामला अभी थमा भी नहीं था कि दिल्ली में भूजल की गुणवत्ता को लेकर आई एक रिपोर्ट ने चिंता बढ़ा दी है। दिल्ली में बिगड़ती भूजल की गुणवत्ता ने चिंता बढ़ा दी है। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की एक रिपोर्ट ने चौंकाने वाला खुलासा किया है, जिसमें भूजल में नाइट्रेट का स्तर सुरक्षित सीमा से ज्यादा पाया गया है। अभी बताया जा रहा है कि ग्राउंड वाटर के अंदर नाइट्रेट मिला है, मतलब जो हम पानी पी रहे हैं उसके अंदर नाइट्रेट, तो नाइट्रेट की एक तय सीमा है कि उतना होना चाहिए, उससे ज़्यादा अगर नाइट्रेट है तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। तो नाइट्रेट की जो जैसे नॉर्मल वैल्यू है वो हम कहते हैं कि 45 से कम होनी चाहिए। अगर वो 45 से ज़्यादा है, 45 से ज़्यादा है तो हमारी सेहत के लिए ठीक नहीं है। बारिश आमतौर पर पानी की गुणवत्ता सुधारती है, लेकिन नाइट्रेट के मामले में उल्टा होता है। कृषि क्षेत्रों से रन ऑफ एक्वीफर में घुस जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्री मॉनसून में 30.77% नमूने प्रदूषित थे, जबकि पोस्ट मानसून में ये बढ़कर 32.66% हो गए। ज्यादा नाइट्रेट स्तर गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकता है। पर्यावरणविद मनु सिंह ने बताया कि उत्तर भारत के बहुत सारे इलाकों में भूजल में नाइट्रेट की मात्रा बहुत ज्यादा है। भूजल की ये समस्या विशेष रूप से कृषि प्रधान क्षेत्रों और शहरी इलाकों में गंभीर है, जहां भूजल पीने का मुख्य स्रोत है। विशेषज्ञों का कहना है कि एक मौन सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट है, जिस पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। डॉक्टर समीर भाटी जो पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं, उन्होंने बड़े विस्तार के साथ बताया कि किस तरह की समस्या अगर देखा जाए तो जो रिपोर्ट आई है 20% से अधिक जो कण की संभावना है 7 जिलों में, ये कहीं न कहीं गंभीर स्थिति है। इसको लेकर के लोगों को सतर्क होना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा। लोगों को एक नॉर्मल सी जो किट है उससे भी लोग अपने घर में चेक कर सकते हैं। अगर उससे भी नहीं कर सकते तो आप जा करके लैब में भी इसका जांच करवा सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल पानी अगर आप आरओ का इस्तेमाल कर रहे हैं तो थोड़ा ठीक है, लेकिन अगर आप नॉर्मल पानी पी रहे हैं तो आप बीमारी को बढ़ावा दे रहे हैं। आने वाले समय में उससे आपको ज़्यादा नुकसान देखने को मिल सकता है। कैमरा पर्सन रविंदर के साथ मैं पंकज राय, इंडिया डेली, दिल्ली। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 देखिए अपने स्मार्ट टीवी पर लाइव और लगातार।